हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों के बाद आज वीडियो बना रहा हूँ। मैं भी थोड़ा रिलैक्स होके बना रहा हूँ। गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। आप लोग भी अभी लगातार छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे। कल आपके रिजल्ट्स भी तो आए हैं। आशा करता हूँ अच्छे रिजल्ट्स आए होंगे। और अगर नहीं भी आए हैं एज पर एक्सपेक्टेशन, जैसा आपने सोचा था, तो टेंशन मत लिया, रिलैक्स करिए, उतना स्ट्रेस मत लीजिए। आप कॉमर्स के बच्चों के लिए 10th का रिजल्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना साइंस वालों के लिए। और अगर है भी तो लाइफ बहुत बड़ी है यार, बहुत मौके आएंगे, बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी। 12th है, कॉलेज है, फ्यूचर है। सो स्ट्रेस मत लीजिएगा बिल्कुल। जैसा भी रिजल्ट आया है थैंक यू करिए भगवान को, मम्मी पापा का आशीर्वाद लीजिए और 11th के लिए जुट जाइए। ठीक है, चलिए 11 में तो हम आपके साथ ही हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे अकाउंट्स चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आज चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर 2 का लास्ट पार्ट है। इन टॉपिक्स को आज हम पढ़ेंगे और चैप्टर 2 को आज खत्म कर देंगे। जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जहां हमने अकाउंट्स के फर्स्ट चैप्टर को करवा दिया है और सेकेंड चैप्टर की भी जो पुरानी जो टॉपिक्स है उसको हमने वीडियोस में बताया है, क्लासेस हमने ली है। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है प्रॉपर राइटर। प्रॉपर राइटर कौन होता है? प्रॉपर राइटर वो पर्सन होता है जो बिजनेस को शुरू करता है, जो किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है, जो किसी स्टार्टअप को शुरू करता है। प्रमोटर भी कह सकते हैं। जैसे रिलायंस कंपनी को शुरू किया था धीरू भाई अंबानी जी ने, द लेट धीरू भाई अंबानी जी। तो वो रिलायंस के कौन थे? प्रॉपर राइटर। जैसे फॉर एग्जांपल आपका टाटा, टाटा कंपनी को जमशेदजी टाटा ने शुरू किया था, तो वो उनके कौन है? प्रॉपर राइटर। जो फेसबुक, इंस्टा, जो मेटा कंपनी के अंडर में आता है, उसको शुरू किसने किया था? मार्क जकरबर्ग। तो मार्क जकरबर्ग कौन है? प्रॉपर राइटर। तो प्रॉपर राइटर वो व्यक्ति होता है हु स्टार्ट्स अ बिजनेस, जो बिजनेस को शुरू करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर राइटर। प्रॉपर राइटर बिजनेस आइडिया कि कौन सा बिजनेस करता है, रिस्क, कितना पैसा लगाना है, कहां पैसे लगाने हैं, गवर्नमेंट से परमिशन कैसे मिलेगा, सारा जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, दिमाग लगाना, बिजनेस कैसे शुरू होगा, किसका बिजनेस होगा, कहां से वर्क करेंगे, वो सारी चीजें कौन करता है? प्रॉपर राइटर। ठीक है। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं, जिसमें बनता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, जिसको हम फाइनल अकाउंट्स कहते हैं, जिसको आप अकाउंट्स में अपने लास्ट चैप्टर्स में आप स्टडी करेंगे। होता क्या है फाइनल अकाउंट? जिसमें आपको पता चलता है कि बिजनेस ने एक साल में क्या किया। जैसे कल जो आपके रिजल्ट्स आए वो आपके क्या थे? फाइनल रिजल्ट्स थे। मतलब प्री बोर्ड, टेस्ट, हाफ ईयरली, वो सब का रिजल्ट नहीं था। कल जो रिजल्ट आया है वो आपका फाइनल रिजल्ट है कि 10th में आपका परफॉर्मेंस कैसा था, आपने किस सब्जेक्ट में कैसा परफॉर्म किया, आपके मार्क्स कैसे आए, और उससे आपको पता चला कि आपने 10th में कैसा परफॉर्म किया और आप फिर 11th में आए अगले साल में। ठीक उसी तरह बिजनेस में भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स होता है, जिसमें बिजनेस का एक साल का पूरा हिसाब किताब होता है कि पिछले एक साल में कितना सेल्स हुआ, कौन से सेल्स ज्यादा हुए, कहां कहां पैसा डूब गया, कितना प्रॉफिट आया, कितना लॉस हुआ, कहां एक्सपेंसेस, कहां खर्चे हुए, बिजनेस ने कितनी प्रॉपर्टी बनाई, कितना माल उधार में बेचा गया, कितना पैसा वसूल करना बाकी, सारा डिटेल इन 3 अकाउंट्स में, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट में डिटेल में लिखा रहता है, जिससे कंपनी का या बिजनेस का एक साल का परफॉर्मेंस पता चलता है और इसी को देख के बिजनेस अगले साल की तैयारी करती है। जैसे बिजनेस को पता चला कोई एक प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सेल हो रहा है तो अगले साल उसका स्टॉक बढ़ा दिए, या पता चला कि कोई प्रोडक्ट का सेल नहीं है तो उसका स्टॉक कम कर दिए। तो ये सारी चीजें फाइनल अकाउंट्स में पता चलेंगी। अगला इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या होता है? इंसॉल्वेंट का मतलब
ऐसा व्यक्ति, ऐसा बिजनेस जो अपने डेब्ट्स को, अपने उधार को, अपने लाइबिलिटीज को, अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर सकता। हिंदी में आपने शब्द सुना होगा दिवालिया। दिवालिया का मतलब या इंसॉल्वेंट का मतलब बिजनेस के पास बिल्कुल भी कैश नहीं है और बिजनेस अपने खर्चों को चला नहीं सकता। ऐसा रिसेंट एग्जांपल आपने बायजूस का देखा होगा। बायजूस का नेटवर्थ 0 हो चुका है, बायजूस इंसॉल्वेंट हो चुका है। मतलब बायजूस के पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो अपने डेली खर्चे निकाल सके। बायजूस के पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो अपने एम्प्लॉइज को, जो उनके यहाँ एज ए टीचर काम कर रहे हैं, उनको वो सैलरी दे सके। तो इंसॉल्वेंट बिजनेस की एक बहुत ही खराब स्थिति है, बहुत ही बुरी स्थिति है। मतलब बिजनेस के पास कैश खत्म हो चुका है, बिजनेस लगातार लॉसेस में जा रही है। अब बिजनेस के पास इतना भी कैश नहीं है कि बिजनेस अपने वर्कर्स को पेमेंट कर सके, अपने खर्चों का पेमेंट कर सके, या बिजनेस की जो उधारियां हैं, जो क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, वो भी नहीं कर पा रही है। मतलब बिजनेस दिवालिया हो चुका है, कंगाल हो चुका है, इंसॉल्वेंट हो चुका है। ऐसे केस में बिजनेस के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो बेल आउट पैकेज, जो मैंने शॉर्ट्स में बताया है, आप जाके देख सकते हैं। बेल आउट पैकेज का मतलब होता है गवर्नमेंट से या किसी कंपनी से मदद लेना कि उनसे कुछ पैसे मिले और आप अपने बिजनेस को चला सके, उसको कहते हैं बेल आउट पैकेज। या फिर आप बिजनेस को बंद कर दीजिए और अपने एसेट्स को बेचकर जो आपके उधारियां हैं, जो आपके फाइनेंशियल कमिटमेंट्स है, उसको आपको पूरा करना है। ऐसा एग्जांपल हमने किंगफिशर का देखा है। किंगफिशर एयरलाइंस जो डूब गई थी, जो दिवालिया हो गई थी, उसने अपने पायलट्स को पेमेंट करने के लिए विजय माल्या की जो पर्सनल प्रॉपर्टीज थी उसको बेचना शुरू किया ताकि अपने पैसे को चुकाया जा सके। तो ये होता है इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट जस्ट उसका उल्टा, अ गुड कंडीशन फॉर द बिजनेस। मतलब बिजनेस स्मूथली रन कर रही है, बिजनेस के पास कोई कैश क्रंच नहीं है, कैश की कोई कमी नहीं है, बढ़िया से बिजनेस चल रहा है, सारे खर्चे टाइम से चुकाए जा रहे हैं, क्रेडिटर्स को पेमेंट हो रहा है, सभी का बिल्स जा रहा है, सैलरीज दी जा रही है, और बिजनेस में कोई डेंजर, कोई बंद होने का खतरा नहीं है। और हर बिजनेस इसको चाहती है, सॉल्वेंसी। मतलब ये ग्रीन फ्लैग है और ये रेड फ्लैग है, ठीक है। अगला बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है बच्चों? बुक वैल्यू का मतलब होता है सॉरी, कि आपने किस प्राइस में कोई एसेट को लिया था। जैसे मान लीजिए आपने अपने फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए जो लैंड था, जो जमीन थी, उसको आपने 50 लाख में लिया, 50 lakhs में 5 साल पहले। लेकिन आज 5 साल बाद उसका वैल्यू 50 लाख से 5 करोड़ हो गया। आपने कितने में परचेस किया था? 50 लाख। तो 50 लाख क्या है? बुक वैल्यू। आपने कितने में परचेस किया था? और वो जो आज उसकी रेट है 5 करोड़, वो क्या है? मार्केट वैल्यू। तो ध्यान रखिए, बुक वैल्यू का मतलब आपने एसेट को कितने में लिया था। जैसे आपने मशीनरी को लिया हुआ था 10 लाख में, क्या 5 साल के बाद मशीन की वैल्यू 10 लाख रहेगी? उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि लगातार यूज करने से उसकी वैल्यू ड्रॉप हो जाती है, गिरती जाती है, जिसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जमीन एकमात्र ऐसा एसेट है जिसकी वैल्यू टाइम के साथ कम नहीं होती, बढ़ती जाती है। बिकॉज दुनिया में जमीन नहीं है, लैंड नहीं है, तो उसकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती जाएगी, ठीक है। लेकिन बाकी जो भी एसेट्स हैं वो जैसे जैसे पुराने होते जाएंगे उनकी वैल्यू गिरेगी, बिकॉज मार्केट में नया एसेट अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन लैंड का कोई रिप्लेसमेंट या कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो उसका वैल्यू बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया, बुक वैल्यू का मतलब आपने कितने में एसेट परचेस किया था और मार्केट वैल्यू आज उसका रेट कितना है। जैसे मैंने आपको मशीनरी का एग्जांपल दिया कि मशीन का वैल्यू 10 लाख था, आज उसका रेट 4 लाख है 5 साल के बाद, तो मशीन 4 लाख तक ड्रॉप हो गया, तो आज उसका मार्केट वैल्यू 4 लाख है। लेकिन आपने कितने में परचेस किया था? 10 लाख। तो वो क्या है? बुक वैल्यू। किस प्राइस में आपने एसेट को परचेस किया था। तो बुक वैल्यू का मतलब द कॉस्ट प्राइस एट विच एसेट्स आर परचेज्ड। बिजनेस ने किस प्राइस में एसेट को लिया था, उसको कहते हैं बुक वैल्यू। उसके बाद आता है बैलेंस शीट, जिसको हिंदी में बही खाता भी बोलते हैं, जिसमें एक होता है लाइबिलिटी
एक साइड, और दूसरी साइड होता है एसेट्स। लेफ्ट में लाइबिलिटी और राइट साइड में एसेट्स। मतलब एक साल के बाद ये बैलेंस शीट बनाया जाता है, फाइनल अकाउंट्स में आप देख सकते हैं, और पता चलता है कि बिजनेस के पास कितने एसेट्स हैं, कहां कहां से बिजनेस का पैसा आएगा, और लाइबिलिटी, बिजनेस की क्या क्या लाइबिलिटी है, कहां कहां बिजनेस को पेमेंट करना है। ये सारे डिटेल्स आप फाइनल अकाउंट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी एज एन ओवरव्यू आप देख लीजिए, बैलेंस शीट में एक साइड होता है लाइबिलिटी और एक साइड होता है एसेट्स, और ये साल के एंड में बनाया जाता है, और लास्ट में दोनों अकाउंट्स टैली होते हैं, मतलब दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है बैलेंस शीट। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स और एक ट्रेड पेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब ये दो पार्ट्स में, डेटर और बिल रिसीवेबल। आपने किसको उधार में माल बेचा, आपने अगर बिजनेस में किसी कस्टमर को उधार में माल बेचा है तो कल को आपको उनसे पैसे मिलेंगे, तो वो किस में आ जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल। मतलब यहां पे मनी, जो पैसा है, वो रिसीव होगा। ठीक है, जिस कस्टमर को आपने उधार में माल बेचा है वो आपके किस कैटेगरी में आएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स, जिसमें नॉर्मली इसको हम डेटर कहते हैं। दोनों सेम ही चीज है, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, या डिफरेंस है ही नहीं। डेटर, जिस कस्टमर को आपने उधार में माल बेचा, यानी हर दुकान के लिए जो कस्टमर है जिसको उसने उधार में माल बेचा वो डेटर है। ध्यान रखिए, अगर कैश में माल बेचा तो वो डेटर नहीं है। क्यों, कैश में माल बेच दिया, पैसा अंदर, पैसा मिल गया, तो वो डेटर नहीं है। डेटर कौन है, जिसको आपने उधार में माल बेचा, तो उसे क्या कहेंगे, डेटर। यानी हर कस्टमर जो है वो दुकान के लिए क्या है, ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि दुकान को पैसे मिलने हैं। जितनी भी शॉप्स ने उधार में माल बेचा है उनको पैसे मिलने हैं, इसीलिए रिसीवेबल, मनी रिसीव होगा फ्यूचर में। और बिल रिसीवेबल, जब आप बिल बना के देते हैं डेटर को कि फ्यूचर में एक स्पेसिफाइड डेट में आपको पैसा मिलना है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक शॉप है, उस शॉप ने रोहन को 20,000 का प्रोडक्ट सेल किया, 20,000 का माल सेल किया। अब रोहन उसके लिए डेटर हो गया, रोहन डेटर क्योंकि उसको उधार में माल बेचा गया। ठीक है, अब रोहन को एक बिल बना के दिया गया और उस बिल को रोहन ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि रोहन को ही पेमेंट करना है। तो रोहन ने बिल को एक्सेप्ट किया कि ठीक है, मैं 2 महीने बाद, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये मई का महीना चल रहा है, मैं 2 महीने बाद जुलाई के महीने में मैं आपको 20,000 का पेमेंट करूंगा। तो वो जो उसको बिल बना के दिया गया रोहन को, वो बिल रिसीवेबल है। इसका मतलब रोहन से 2 महीने बाद पैसे मिलेंगे। और डेटर, रोहन कौन है, डेटर, क्योंकि रोहन को ही उधार में माल बेचा गया। इसी को अगर मैं उल्टा कर दूं तो ट्रेड पेबल्स, मतलब मनी आपको फ्यूचर में पे करना है। यहां मनी आपको रिसीव नहीं होगा, यहां मनी आपको पे करना है, आपको पैसे देने हैं। इसका मतलब ट्रेड पेबल्स जो है वो क्रेडिटर में आएगा, मतलब जिससे, जिसने आपने उधार में माल खरीदा है। डेटर कौन, जिसको उधार में माल बेचा गया, बिल रिसीवेबल, उसके नाम पे बिल फाड़ा गया कि आप एक स्पेसिफाइड डेट में आपसे हमें इतने पैसे मिलेंगे। और ट्रेड पेबल्स, हर वो क्रेडिटर जिससे उधार में माल खरीदा गया, यानी हर कस्टमर डेटर है जो उधार में माल खरीदता है, और हर क्रेडिटर कौन है, दुकानदार, जिससे उधार में माल खरीदा जाता है। ठीक है, और बिल्स पेबल, यहां पे पैसे देने हैं। इसका मतलब जो कस्टमर है जिसने उधार में माल खरीदा है, किससे खरीदा है, क्रेडिटर से। क्रेडिटर कौन है, द पर्सन फ्रॉम होम गुड्स आर बीइंग परचेज, वो व्यक्ति जिससे उधार में माल खरीदा गया है। यानी क्रेडिटर को आपको पैसे देने हैं फ्यूचर में, तो जो बिल्स पेबल होगा वो भी एक तरह का बिल है, सेम यही चीज है। दुकानदार के लिए वो बिल रिसीवेबल हो जाएगा क्योंकि उसे पैसे मिलने हैं, कस्टमर के लिए बिल्स पेबल हो जाएगा क्योंकि उसे पैसे देने हैं। बहुत सिंपल है,
दोनों एक ही कॉइन के दो पहलू हैं। जैसे एक सिक्के में एक हेड और एक टेल होता है, समझ लीजिए ये भी वही है। मनी रिसीवेबल मतलब ट्रेड रिसीवेबल वो व्यक्ति है, डेटर वो व्यक्ति है जिसको उधार में माल बेचा गया है और आपको उससे पैसे मिलेंगे, इसीलिए रिसीवेबल। और क्रेडिटर यानी ट्रेड पेबल, जिससे उधार में माल खरीदा गया है यानी आपको उसे पेमेंट करना है, इसीलिए बिल पेबल। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। यानी हर कस्टमर जो उधार में माल जिसको बेचा जा रहा है वो डेटर है, और हर दुकानदार, हर शॉपकीपर जो उधार में माल बेच रहा है, इसका मतलब जिससे कस्टमर माल खरीद रहा है, वो कौन है? क्रेडिटर। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इधर आइए तो आप एक एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूं। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक दुकानदार हूं, ठीक है, और मैं स्टेशनरी का बिजनेस कर रहा हूं, मेरे पेन पेंसिल मार्कर ये सब की दुकान है। ये कस्टमर मेरे पास आया है, ठीक है, इसने मेरे से ये डस्टर खरीदा, ठीक है, पैसे नहीं दिए इसने मुझे। तो ध्यान रखिए, मैं दुकानदार हूं, मैंने इसको उधार में माल बेचा है, तो मैं क्रेडिटर हूं क्योंकि मैंने माल बेचा है, और ये डेटर है क्योंकि इसको उधार में माल बेचा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। इसके लिए मैं कौन हूं? क्रेडिटर, क्योंकि मुझसे उधार में इसने माल लिया, और मेरे लिए कौन है? डेटर, मैंने इसको माल बेचा। अब फ्यूचर में ये मुझे पैसे देगा, तो इसके लिए बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल, क्योंकि ये मुझे पैसे देगा, और मैं इसके लिए, ये मेरे लिए कौन है? ट्रेड रिसीवेबल, क्यों? मुझे इससे पैसे मिलेंगे। जाइए, तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है। ध्यान रखिएगा इसको, जो पैसे देगा यानी कस्टमर किसको पैसे देगा? क्रेडिटर को, तो बिल्स पेबल, और डेटर बिल रिसीवेबल, क्यों? डेटर पैसे देगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो ये हो गया ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल, दोनों एक ही चीज है। बिल एक्सेप्ट करने के बाद जो डेटर है वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है, एक फ्यूचर डेट में मैं पेमेंट करूंगा। तो कस्टमर के लिए बिल्स पेबल क्योंकि वो क्रेडिटर को पैसे देगा, और डेटर के लिए बिल्स रिसीवेबल क्योंकि डेटर से पैसे मिलेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, डेटर से पैसे मिलेंगे क्योंकि उसको माल बेचा गया है, वो पैसे देगा, और यहां पे जो दुकानदार है वो क्रेडिटर है क्योंकि दुकानदार को पैसे देने हैं। किसको पैसे देने हैं? कस्टमर को पैसे देने। तो याद रखिएगा, हर वो कस्टमर जो उधार में माल खरीद रहा है दुकानदार से, दुकानदार क्रेडिटर है जिससे गुड्स उधार में खरीदे गए, और डेटर वो व्यक्ति है जिसको उधार में माल बेचा गया। डेटर से पैसे मिलेंगे इसलिए रिसीवेबल, क्रेडिटर को पैसे देने हैं इसीलिए मनी पेबल, मतलब हमारा जो क्रेडिटर है हमें उसको पैसे देने हैं, ठीक है। यानी हर शॉपकीपर क्रेडिटर है और हर कस्टमर डेटर है। कंफर्म? ओके। अब वाउचर, वाउचर क्या होता है? प्रूफ ऑफ अ ट्रांजैक्शन। प्रूफ होना बहुत जरूरी है। कल को आपने 20,000 का फोन लिया कहीं से, आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि हाँ ये प्रूफ है मैंने 20,000 का इससे फोन लिया है, कैश मेमो। कल को फोन डिफेक्टिव निकल गया, आप कैसे प्रूफ करोगे कि फोन डिफेक्टेड था? सामने वाला बोलेगा बिल दिखाइए, बोलेगा सॉरी सर बिल तो नहीं, आपका केस वहीं कैंसिल हो जाएगा। तो प्रूफ, स्कूल में फीस देते हैं आपको रसीद मिलता है, प्रूफ। आप कुछ सामान लेते हैं आपको बिल मिलता है, प्रूफ। तो जो भी बिल बनता है कैश मेमो वाउचर के अंडर में आएगा, प्रूफ ऑफ अ ट्रांजैक्शन। अब ये दो प्रकार का होता है, सोर्स और अकाउंटिंग। सोर्स वाउचर क्या होता है? सोर्स वाउचर मतलब जो ओरिजिनल बिल होता है जो आपको मिलता है, कैश मेमो, कैश रिसिप्ट, जब आप दुकान जाते हैं आपको जो बिल मिलता है उसको कहते हैं सोर्स वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर उसी वाउचर को देख के फिर अकाउंटिंग में फिल होता है। जैसे मान लीजिए घड़ी की दुकान है, उसने दिन भर में 15 घड़ियां बेची और 15 घड़ियों का उसने बिल दे दिया कस्टमर को। एक बिल की कॉपी कस्टमर को दिया, एक बिल को अपने पास रखा, तो वो सारे बिल सोर्स वाउचर में है। अब वो 15 घड़ियों को जो बेचा है, इसका मतलब जो सेल्स हुए हैं उसको कहां रिकॉर्ड करना है, डेबिट में या क्रेडिट में? वो किसको देख के बनाएगा? सोर्स वाउचर को देख के। मतलब सोर्स वाउचर को देख के अकाउंटिंग में वो रिकॉर्ड करेगा कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। तो जो ओरिजिनल वाउचर है वो सोर्स है, अकाउंटिंग उसको देख के
दुकान वाले को, कस्टमर को अपना बिल बनाना पड़ेगा, अपना मेंटेन करना पड़ेगा रिकॉर्ड कि कितनी घड़ियां सेल्स हुई, कितनों से पैसा मिल गया, कितनों से पैसा मिलना बाकी है। मान लीजिए उसका इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का बिल आया 2000 का, उसका भी तो बिल आएगा, तो जो बिल आया वो सोर्स है, अब उसको वो रिकॉर्ड करेगा, अकाउंटिंग में अलग रिकॉर्ड करेगा, घड़ी बेचने का रिकॉर्ड अलग, बिजली का बिल अलग, दोनों मिक्स तो नहीं कर सकता। तो सोर्स वाउचर से वो डिसाइड करता है कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। इसके बाद लास्ट टॉपिक में हम आ जाते हैं डिस्काउंट। 3 प्रकार का डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रीबेट। डिस्काउंट क्या होता है? एक मार्केटिंग टूल है। टूल मतलब बिजनेस को बढ़ाने का तरीका। जैसे समर डिस्काउंट, कि आप गर्मी में कपड़े लेने गए, आपको 500 का टी शर्ट 400 में मिल गया, 100 रुपए का डिस्काउंट, कस्टमर खुश कि भाई और सामान लेना है ना। विंटर डिस्काउंट, कि ठंडियों में जैकेट, पिंच हीटर, हुडी, ये सब जो 2000 का माल है आपको 10% डिस्काउंट में मिल रहा है, तो आप खुश, आप ज्यादा जाएंगे। तो जो डिस्काउंट होता है वो शॉपकीपर जानबूझ के देता है ताकि उसके सेल्स बढ़े, क्योंकि प्रोडक्ट का रेट जब कम हो जाएगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको खरीदने आएंगे। तो डिस्काउंट मार्केट प्राइस कम किया जाता है किसी प्रोडक्ट का ताकि उसका सेल्स बढ़ाया जा सके। जैसे ऑफ सीजन में, ऑफ सीजन मतलब अभी तो एसी वेसी कूलर का सीजन है, जब बारिश आएगी, ठंडी आएगी, तब एसी का सीजन नहीं होगा, तब एसी के सेल को बढ़ाने के लिए 30,000 के एसी को 28 में बेच दिए, तो सेल बढ़ गया। अब गर्मी में एसी तो भरपूर बिकेगा, डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑफ सीजन में, ठंडी में तो आपको एसी बेचने के लिए आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। क्यों? उस समय उसका बिक्री नहीं है, सेल्स नहीं है, तो इस तरह से डिस्काउंट दिया जाता है। अब डिस्काउंट 3 प्रकार का होता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रीबेट। ट्रेड डिस्काउंट जनरली हम लोग को नहीं मिलता, यानी अल्टीमेट कस्टमर को नहीं मिलता, ये मिलता है जनरली रिटेलर्स को। अब जैसे आप दुकान गए, आप एक बार में कितने टी शर्ट लोगे? 4 टी शर्ट, 5 टी शर्ट, भाई बहन सब मिला के 6 टी शर्ट, तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आपको टी शर्ट मान लीजिए 500 में मिल रहा है, लेकिन जिस दुकान से आप वो टी शर्ट ले रहे हैं वो दुकान अपने किसी सप्लायर से उठाया होगा, अपने घर में तो बनाया नहीं होगा। तो वो जिस सप्लायर से वो टी शर्ट ले रहा है वो एक बार में 100 टी शर्ट, 150 टी शर्ट, 200 टी शर्ट लिया होगा। तो उन टी शर्ट्स वो जो उसको मिले, अब वो 200 टी शर्ट्स में उसको डिस्काउंट मिला। आपको जो टी शर्ट 500 में मिला, वही टी शर्ट आपके रिटेलर को, आपके दुकानदार को जिससे आप ले रहे हैं, उसको वो टी शर्ट 300 में मिल गया। क्यों? क्योंकि वो बल्क में ले रहा है, एक साथ इतना सारा माल ले रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? ट्रेड डिस्काउंट। सिंपल भाषा में कहें, आप जैसे मार्केट गए, भैया जी आलू कैसे दिए? तो भैया 5 रुपए किलो। भैया 20 किलो ले लेंगे, 4 रुपए लगा दो। बोले ठीक है भैया जी लगा लीजिए। तो ये क्यों दिया गया? आप एक साथ बल्क में 20 किलो आलू ले रहे हैं, तो जो 5 किलो आलू है वो आपको 4 में पड़ रहा है। तो ट्रेड डिस्काउंट जनरली जो होलसेलर होता है या जो सप्लायर होता है, जो बल्क में माल बेचता है, वो रिटेलर को देता है। आपको टूथब्रश मिला 20 रुपए में, वही उसने 200 टूथब्रश लिए अपने होलसेलर से, तो वो टूथब्रश उसको 20 के बजाय 17 रुपए का पड़ा होगा, तो उसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ये होलसेलर देता है रिटेलर को। रिटेलर वो जिससे हम लोग माल खरीदते हैं, राशन वाले, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ये लोग। कैश डिस्काउंट, कैश पेमेंट के समय जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। जैसे बिल बना 103 रुपए का, भैया 100 रुपए ले लो राउंड फिगर में, तो 3 रुपए क्या हो गया? कैश डिस्काउंट। बिल बना 550 रुपए, 550, भैया 500 ले लो ना, तो उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। कैश पेमेंट करते समय जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। लास्ट, रीबेट। ये एक स्पेशल तरह का डिस्काउंट है, ये कुछ खास रीजन से दिया जाता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आप एक बहुत अच्छी क्वालिटी का जूता लेने गए हैं, स्नीकर्स लेने गए हैं। अब उस जूते में कुछ डिफेक्ट था, एक छोटा सा होल था सोल में, जिसकी वजह से वो 8000 के जूते आपको वो 3000 में देने को रेडी है। क्यों? क्योंकि उसके प्रोडक्शन में छोटा सा डिफेक्ट था, सोल में छोटा सा होल था, तो आपको वो जूते 8000 के आपको 3000 में मिल गए, तो उसको क्या कहेंगे? रीबेट। प्रोडक्शन डिफेक्ट की वजह से अगर माल आपको सस्ते में मिल जाए तो उसको क्या कहेंगे? रीबेट। या टाइम से पहले आपने उधार में माल बेचा था 5000 में, कहा गया था 3 महीने में वो आपको पैसे देगा, 3 महीने के बाद आपको वो पैसे लाके देगा। कौन? आपका डेटर, जिसको आपने उधार में माल बेचा, वो 2 ही महीने में पैसा लेके आ गया। तो आपने बोला वाह यार, तूने तो 1 महीने पहले मुझे पैसे दे दिए, चल तू 5000 के बदले मेरे को 4500 दे दे। उसको 500 का डिस्काउंट क्यों दिया गया? उसने टाइम से पहले पेमेंट कर दिया, तो उसको कहेंगे रीबेट। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। तो ये चैप्टर होता है खत्म।
तो इस तरह से मैंने आपको चैप्टर 2 बहुत ही अच्छे से करवा दिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिए। पूरे 11th में इसी तरह से हम आपकी तैयारी करवाते जाएंगे। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। कॉमर्स की पूरी तैयारी में रूपक सर, स्नेहपूर्ण शिक्षा आपके साथ है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, अपने समर वेकेशंस को धमाल मचाइए, फुल एंजॉय करिए। गुड नाइट।